फ्रेंड्स, आपके क्वेश्चंस जो थे मेरी वीडियो के ऊपर, यूएस वीज़ा की वीडियो के ऊपर, उसके आज मैं आपको जो है आपके क्वेश्चंस के आंसर देने वाला हूं। तो ये जो क्वेश्चंस के जो मैं आंसर दूंगा, ये बहुत से वो दोस्त भी जिन्होंने यूएस का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, B1 B2 वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, विजिटर वीज़ा, उन सभी को हेल्प कर सकता है। तो क्योंकि हम कई बार दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखते हैं, दूसरों की गलतियों से सीखते हैं, तो ये सभी दोस्त मेरे जो आज इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उन सभी का वेलकम करता हूं मेरे अपने चैनल में ट्रैवलिंग हाइट्स में। तो अभी हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए क्वेश्चंस को लेते हैं। जो सबसे पहला जो क्वेश्चन आया है वो एक एडवोकेट हैं और इन्होंने ये लिखा हुआ है कि जी मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं और मैं जो है मेरी एक सैलरीड इनकम नहीं है, कोई फिक्स्ड इनकम नहीं है। अभी कभी किसी मंथ में मैं तो एक प्रैक्टिस की फ़ीस लेता हूँ, तो मुझे अपनी सैलरी जो DS-160 फॉर्म में क्या मेंशन करनी चाहिए। तो इसका ये तरीका ये होता है कि अगर मान लो कोई बिजनेस करता है जिसकी एक फिक्स इनकम नहीं है, या कोई इस प्रकार का कोई प्रोफेशनल है जो ऐसा काम करता है जो सैलरीड एम्प्लॉय नहीं है लेकिन अर्निंग है, और तो वो जो भी एक एस्टिमेटेड कॉस्ट होती है साल में, जो एक इनकम होती है, हम उसको जो है 12 पार्ट में डिवाइड करके हम मंथली इनकम एवरेज निकाल सकते हैं। और नहीं तो जो हम ITR फिल करते हैं, तो ITR की जो भी अमाउंट आपकी बनती है, अगर ITR आप मान लो 12 लाख की फिल कर रहे हैं, तो 12 लाख को आप उसको डिवाइड कर दो 12 से, तो मंथ की आपकी जो सैलरी है वो 1 लाख रुपए निकल आती है, क्योंकि वहाँ पर मंथली सैलरी डालनी होती है, मंथली आपकी जो इनकम क्या है वो डालनी होती है। तो इस प्रकार से आप डाल सकते हैं। तो ये शायद मैंने आपके क्वेश्चन का जवाब दे दिया है। बाकी लोग भी जो इस प्रकार की दुविधा में हैं उनको इसमें हेल्प मिलेगी। अच्छा, एक मेरे ब्रदर हैं, ये पूछ रहे हैं, राघवीर सिंह जी हैं, कहते हैं कि मैं UK में 5 बार ट्रैवल कर चुका हूँ और जो मेरी जो सिस्टर है वो मैरिड है और USA में सेटल्ड है, पेरेंट्स भी USA में हैं, और मैंने USA का वीज़ा अप्लाई करना है, फैमिली के साथ करूँ या सिंगल करूँ। तो अगर आप पहले फैमिली के साथ घूमे हैं और आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी है, तो मैं तो आपको एडवाइस करता हूँ कि आप फैमिली के साथ ही अप्लाई करें। बस प्रॉब्लम वहाँ ये आ जाती है कि आपके ऑलरेडी कुछ फैमिली मेम्बर रह रहे हैं, तो आप उनको ऑनेस्टली बताएं। तो वीज़ा ऑफिसर को अगर आपने ऑनेस्टली ये बताया है और पहले आप घूम रहे हैं, तो वीज़ा मिलने के चांसेस है। इसमें आपको ये नहीं है कि सिंगल मिल जाऊंगा तो मिल जाएगा और अगर फैमिली के साथ जाऊंगा तो नहीं। तो सिंगल जाओगे तो भी अगर उन्होंने आप वो जेन्युइन आप नहीं उनको प्रूव कर पाए आपकी जेन्युइनिटी, तो कैंसिल हो सकता है, और फैमिली के साथ भी मिल भी सकता है, कैंसिल भी हो सकता है। ये प्योर डिपेंड करता है कि आप इंटरव्यू के टाइम पे एक तो DS-160 फॉर्म जो भरा है वो सही भरना है, उसमें किसी प्रकार का कुछ भी हाइड फैक्टर नहीं करना। उसमें अगर क्वेश्चन है कि आपका कोई नियर रिलेटिव है, क्वेश्चन उसमें रहता है USA में, तो आप लिखोगे यस, कौन है क्या है उसका एड्रेस वो लिख दोगे। इंटरव्यू में आपसे पूछेंगे कि आपका क्या रिलेशन है, तो जो रिलेशन है स्पष्ट बताएं। क्यों ना जाना चाहते हैं, तो ठीक है, टूरिज्म है, साथ में आप उनको मिलने के लिए जाना चाहते हैं, वो स्पष्ट बताएं। वो आपको कॉन्फिडेंस के साथ बताएं, आपका कॉन्फिडेंस डगमगाना नहीं चाहिए। तो आपको वीज़ा ज़रूर मिलेगा, फैमिली के साथ भी मिलेगा। बस आपकी एक, लेकिन इंडिया के अंदर आपका जो एक क्या प्रोफाइल है, किस प्रकार से कि आप वापस इंडिया में आएंगे, वो एक स्पष्ट रीजन होना चाहिए कि आपका अच्छा बिजनेस है, जॉब करते हैं, जहाँ आपकी कोई अच्छी प्रॉपर्टी है, तो वो होना चाहिए। हालांकि कोई डॉक्यूमेंट आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन वो आपके पास होना चाहिए। वो जो फॉर्म में ही भरना है, और जब वो क्वेश्चन पूछते हैं उनका हमें आंसर दबाना है। तो हो सकता है मैंने आपके आंसर का ये जवाब दे दिया है क्वेश्चन का। उसके बाद कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं। ये है, एक क्वेश्चन है, किसी ने पूछा है कि क्या हिंदी में इंटरव्यू कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे नॉर्थ इंडिया में इवन हिंदी में तो हर जो वीज़ा ऑफिसर है ना दुनिया में कहीं भी पॉसिबल होता है, मतलब कर सकते हैं आप। मतलब इंडिया में सभी जगह पे जितने भी हमारे कॉन्सुलेट हैं उनके पास हिंदी का ऑप्शन कोई ना कोई उनके पास एम्प्लॉय होता है, तो वो ट्रांसलेशन कर देता है। और बाकी जैसे साउथ के अंदर उनके पास वहाँ की जो लैंग्वेजेस हैं उनका ऑप्शन भी रखा होता है उन्होंने। नॉर्थ इंडिया में हिंदी के साथ पंजाबी का ऑप्शन भी रखा होता है। तो ऐसे जैसे जैसे जो स्टेट है उनका तो एक उन्होंने रीजनल लैंग्वेज का ऑप्शन रखा होता है। अगर बाई चांस आप ऐसे स्टेट में हैं यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं है, तो भी आप उनको रिक्वेस्ट करेंगे तो आपको ट्रांसलेटर प्रोवाइड करेंगे। मैं कोई एग्जांपल देता हूँ। कई बार जैसे हम लोग गए थे ना USA में, तो मेरी वाइफ एक दिन बाद में ट्रैवल करी, तो शी इज़ नॉट कंफर्टेबल इन इंग्लिश, ज़्यादा उनको इंग्लिश नहीं आती। तो क्या किया उन्होंने, जहाँ वहाँ मैं LA की बात कर रहा हूँ, लॉस एंजलिस में जब इमिग्रेशन हुई,
तो वहाँ कुछ उनकी थोड़ी इंग्लिश फास्ट बोल रहे थे, समझ नहीं आती, उन्होंने कहा कि आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। तो उन्होंने गूगल ट्रांसलेटर की हेल्प से जो हिंदी के अंदर जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट करके क्वेश्चन पूछे और ये हिंदी में दे रहे थे, उनको हेल्प मिली। तो ऐसे ट्रांसलेटर रखा होता है, नहीं तो टेक्नोलॉजी को यूज़ भी करते हैं। तो इसमें आपको चिंता करने की कोई भी किसी किस्म की ज़रूरत नहीं है, हिंदी में आप कर सकते हैं। अच्छा, ये किसी ने पूछा है कि स्विट्जरलैंड की ह्यूमैनिटेरियन, यार ये मुझे टूरिज्म के वीज़ा के अलावा बाकी किसी भी वीज़ा का कोई एक्सपीरियंस नहीं है और मैं आपको किसी को कोई गलत राय नहीं दूंगा। अच्छा, एक मेरे ब्रदर है, कह रहे हैं कि माई वीज़ा हैज़ बीन रिफ्यूज्ड विदाउट अ वैलिड रीज़न। ये होता है भी कई बार आप लगता है कि आप बिल्कुल जेन्युइन हैं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं अगर कोई भी रेड फ्लैग मिलता है ना, तो वीज़ा ऑफिसर का काम होता है कि ये चेक करना कि उनके देश में कोई भी इलीगल इमिग्रेंट ना जाए, और अगर 2% 5% भी डाउट होता है ना, तो वो रोक लेते हैं। और उसमें यही बात होती है कि एक तो आपका जो DS 160 फॉर्म है बहुत इंपॉर्टेंट है, सही भरना, कुछ भी हाइड फैक्टर नहीं करना, और आपको जब वीज़ा ऑफिसर क्वेश्चन करता है तो उनका प्रॉपर आंसर करना है। सतपाल सिंह हैं, ये कह रहे हैं कि मैं एक बार कनाडा गया हूँ, मेरा अमेरिका का वीज़ा लग सकता है? लग सकता है। कनाडा और US की पहले तो बहुत अच्छी टाइज थे, अभी ट्रंप कह रहा है कि मैं कनाडा को अपना स्टेट बना लूँगा, लेकिन फिर भी आप अप्लाई करो। लेकिन है ये इंटरव्यू बेस वीज़ा, कनाडा का वीज़ा डॉक्यूमेंट बेस है, जिसमें डॉक्यूमेंट लगाने से वीज़ा मिल जाता है, लेकिन ये इंटरव्यू बेस वीज़ा है, तो आपको इंटरव्यू फेस तो करना पड़ेगा। अच्छा, कह रहे हैं कि पेमेंट टाइप की। अच्छा, पेमेंट अब टाइप करने के बाद जो रिसीट है ना, उसका नंबर थोड़ी देर बाद एक्टिवेट होता है, कई बार 3 4 5 दिन भी लग जाते हैं, और वो एक्टिवेट होने के बाद डायरेक्ट हमारे पोर्टल में भी एक्टिवेट हो जाता है। नहीं तो हमें जब वो मिल जाएगा रिसीट का नंबर, तो आप उसके अंदर डालकर भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो उसमें VFS ग्लोबल को कांटेक्ट करें, इसके लिए आपको बाकी अगर आप जाओगे ना, जो गवर्नमेंट का इनका US का पोर्टल है, उसमें एड्रेस और फ़ोन नंबर उन्होंने अपनी ईमेल ID भी दे रखी है। आपको VFS ग्लोबल को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको लिखना है उनका जो CGI का पोर्टल है ना, उसी पोर्टल में जो वेबसाइट दे रखी है, और जिस कॉन्सुलेंट को दे रखी है ना, उनके कॉन्सुलेंट को आप लिखिए, नहीं तो आप न्यू दिल्ली की जो है ना एम्बेसी जो मेन है, उसमें लिखिए आप, उसमें मेल ID दे रखी है, उसी मेल ID पे लिखिए आप, आपको जवाब देते हैं। ये US वाले हैं ना, ये बहुत फास्ट हैं, आप कोई भी क्वेश्चन करें कि उसका आपको तुरंत जवाब देंगे, मतलब हो सकता है 24 घंटे लगे, लेकिन आपको जवाब जरूर मिलेगा, तो आप लिख सकते हैं। तो इसमें जो आपको कोई जो वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर है, उसका इसमें कोई रोल नहीं है, वीज़ा फ़ी के बारे में वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर का कोई रोल नहीं है। ये डायरेक्ट जो है वीज़ा कॉन्सुलेंट जो है US की जो एम्बेसी है, उसको ही फीस जाती है और वहीं से अपडेट होती है, और बैंक ऑफ अमेरिका का जो होता है उसके अंदर इनका जो है अकाउंट होता है। हाँ ठीक है, ये एक ब्रदर ने लिखा है वीरेंद्र सिंह जी ने कि जो दुबई है UAE में जो बायोमेट्रिक और इंटरव्यू सेम डे होते हैं, लेकिन इंडिया में नहीं है, ये अलग अलग दिन में है, नेक्स्ट डे होता है। लेकिन हो सकता है कि क्वेश्चन थे कुछ दोस्तों ने मेरे पूछे थे US वीज़ा के बारे में, तो उनका मैंने आंसर दिया है। फिर भी दोबारा से मैं आपको थोड़ी सी दो तीन मेन बातें हैं वो बता देता हूँ कि देखो, US के वीज़ा के लिए आपको कोई होटल की बुकिंग नहीं करनी, होटल के नाम लिखने होते हैं फॉर्म में, वो आप बिना बुकिंग करे सर्च करके लिख सकते हैं यहाँ रुकेंगे, बुक नहीं करना, ना कोई बुकिंग मांगता है। नंबर फ्लाइट बुकिंग बिल्कुल नहीं करनी, टेंटेटिव डेट की किस डेट को आप अमेरिका पहुंचोगे, कौन से शहर में पहुंचोगे, वो लिखना होता है, लेकिन फ्लाइट की बुकिंग की करने की कोई ज़रूरत नहीं, होटल की बुकिंग की करने की ज़रूरत नहीं, इंश्योरेंस लेने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक, तो ये किसी भी प्रकार की आपको सिर्फ वीज़ा फ़ी पे करनी है और अपॉइंटमेंट लेनी है, अपॉइंटमेंट लेके बायोमेट्रिक करने हैं पहला 1 दिन, और अगले दिन या 3 दिन या 4 दिन उसके बाद जब आपको वीज़ा कॉन्सुलेट का इंटरव्यू मिलता है, तो वहाँ पर जाकर इंटरव्यू देना है। इंटरव्यू में पासपोर्ट अपना ओरिजिनल, पुराना पासपोर्ट है तो वो लेके जाना है, साथ में आपको जो आपका क्या बोलते हैं उसका, आपका जो अपॉइंटमेंट कन्फर्मेशन पेज है वो लेके जाना है, बैंक स्टेटमेंट, एम्प्लॉयमेंट लेटर लेके जा सकते हो। 99% वो डॉक्यूमेंट नहीं देखते, ले जाना हो तो ले जा सकते हैं, किसी का डॉक्यूमेंट मेरे सामने देखा नहीं, ना मेरा देखा तो ना देखते, तो फिर भी तो यही चीज़ें हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इंटरव्यू में ईमानदार रहना है, सही आंसर देना है, अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल को भी देख के जाना है, उसका भी है रोल, उसमें भी कुछ आपका फ्रेंड दोस्त पोस्ट कैसी शेयर करते हो, किसके अगेंस्ट किसके, वो
तो यहाँ पर ये यूएस है, बहुत चीज़ों को फिल्टर करता है, बैक एंड में भी बहुत प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद ही वीज़ा लगता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखो। आई विश यू ऑल द बेस्ट। जल्दी ही आपको एक अच्छी कंट्री का वीज़ा मिलेगा, यही होप करता हूँ। और अपने क्वेश्चन और भी होंगे, पूछते रहिए, मैं जवाब देता रहूँगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।